जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव आपका अपना चैनल ओम प्रकाश एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो आइए आज धोनी से कुछ उसका गुण बाकी था उसको आज देखते हैं। पिछले क्लास में आप धोनी के गुण में आपको हम बता दिए थे प्रतिध्वनि, इको के बारे में, दूसरा का आपको तीव्रता के बारे में बता दिए थे और तीसरा तरत्व के बारे में बता दिए थे। ये तीन के बारे में बता दिए थे आपको पिछले वीडियो में। आज आपको हम बताएंगे व्यक्तिकरण, जिसको बोलते हैं इंटरफेरेंसी, और पांचवा है आपका अनुनाद, छठा है आपको ध्वनि का परावर्तन और सातवां है ध्वनि का अपवर्तन। और आपको इसके अलावा आपको डॉपलर प्रभाव क्या होता है, डॉपलर प्रभाव क्या होता है, और उसके बाद आपको श्रुति तीव्रता क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। इसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। आप इसके बारे में पिछले वीडियो में जान चुके थे, फिर आप इसके बारे में, तीव्रता के बारे में, तरत्व के बारे में थोड़ा थोड़ा रिपीट कर देते हैं। ध्वनि के गुण है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखिए, प्रतिध्वनि, एक ही ध्वनि जब बार बार सुनाई देती है उसको हम प्रतिध्वनि बोलते हैं। जहाँ से ध्वनि निकलती है और वहाँ से 17 मीटर, मतलब उसको स्पेस चाहिए ताकि यहाँ से 17 टकरा कर फिर ये वापस आए। 17 मीटर से ज़्यादा होगा या कम होगा तो वो टकरा कर वापस नहीं आएगी, वो उधर ही रह जाएगी, तो आपको प्रतिध्वनि नहीं सुनाई देगी। दूसरा तीव्रता था। तीव्रता में क्या होता है, ध्वनि का तेज और धीमा सुनाना ध्वनि की तीव्रता कहलाता है। आपको तरत्व में बताए थे, पिच में बताए थे कि ध्वनि का मोटा पतला सुनाई देना, ध्वनि का मोटा और पतला सुनाई देना ध्वनि की तरत्व कहलाता है। और तेज और मंद सुनाई देना, धीरा सुनाई देना, ये उसकी तीव्रता कहलाता है। अब हम आज पढ़ेंगे व्यक्तिकरण क्या होता है, इंटरफेरेंसी क्या होता है, और अनुनाद क्या होता है, रिवर्बरेशन क्या होता है, और ध्वनि का प्रवर्तक पढ़ेंगे, और ध्वनि का अपवर्तक पढ़ेंगे, और डॉपलर प्रभाव और श्रुति निर्भरता पढ़ेंगे। तो चलिए इसके बारे में एक एक करके देखते हैं। व्यक्तिकरण, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंसी। ये इंटरफेरेंसी क्या होता है इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। देखिए क्या होता है, इंटरफेरेंसी में क्या होता है, जब एक ही स्रोत से दो ध्वनि निकलती है और दोनों आके आपस में मिलती है, तो मिलने से क्या होता है, कहीं कहीं ध्वनि तेज सुनाई देती है, किसी किसी स्थान पर वो तेज सुनाई देती है और किसी किसी स्थान पर वो धीमी सुनाई देती है। आप अक्सर देखे होंगे कि कहीं आसपास में, आपके गांव के बगल में, गांव में कहीं बारात आता है, वहाँ डीजे वगैरह बजते हैं, चाहे साउंड बॉक्स बजते हैं, तो आप देखते हैं कि उसका जो साउंड है कभी बहुत तेज़ आपको आता है और कभी कभी धीमे हो जाता है, कभी बहुत तेज़ सुनाई देता है और कभी धीमे हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं, उसी गुण को हम ध्वनि का व्यक्तिकरण, इंटरफेरेंसी कहते हैं। जब एक ही स्रोत से दो ध्वनि निकलती है तथा जब दोनों ध्वनि
एक दूसरे से मिलती है तो कुछ स्थान पर ध्वनि तेज सुनाई देती है तथा कुछ स्थान पर ध्वनि धीमी सुनाई देती है। इसे ही इस घटना को ही ध्वनि का व्यक्तिकरण इंटरफेरेंसी कहते हैं। आपको इसका डिफिनेशन लिख दिए, देख लीजिए यहाँ से, और आइए आपको समझाते हैं। देखिए, एक स्रोत होता है, हूटर होता है। आप देखते हैं कि अक्सर आप घर में होम थिएटर बजाते हैं तो एक ही हूटर होता है, उससे 4 या 2 बक्स जुड़ा रहता है। तो ये अगर हूटर है, यहाँ से मान लीजिए कि एक बक्स यहाँ पर जोड़ दिए हैं, ये बक्स है, दूसरा यहाँ पर साउंड बक्स जोड़ दिए हैं, ये बक्स है। तो देखिए क्या होगा, स्रोत एक ही है, ध्वनि तो एक ही जगह से यहीं से निकलेगी। जो भी आप गाना बजाइएगा, जो गाना बजाइएगा आप, वो यहाँ भी सुनाई देगा आपको और यहाँ भी सुनाई देगा। दोनों एक ही स्रोत से 2 ध्वनि उत्पन्न होगी। स्रोत एक ही है लेकिन 2 ध्वनि उत्पन्न होगी। यहाँ से आपको यहाँ से एक साउंड निकलेगा और यहाँ से, और ये दोनों साउंड क्या होगा, एक दूसरे पर आपस में मिलेगा। यहाँ क्या होगा, मिलेगा एक दूसरे से। जब मिलेगा तो जिस स्थान पर ये मिलेगा, मान लीजिए आप 2 बक्स एक हूटर से कनेक्ट कर दिए हैं और आप कोई गाना सुन रहे हैं, तो दोनों बक्स से आवाज़ तो एक ही निकलेगा, ध्वनि एक ही निकलेगी, और दोनों जहाँ जाकर जिस स्थान पर मिलेगी उस स्थान पर वो तेज सुनाई देगा, और जिस स्थान पर वो नहीं मिलेगी यानी कम मात्रा में मिलेगी, वहाँ क्या है, आपको धीमे सुनाई देगी। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें 2 केस होता है। एक होता है कि जब दोनों ध्वनि का आवृत्ति, जैसे एक यहाँ से ध्वनि निकला और यहाँ से, तो दोनों ध्वनि का आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए कि यहाँ से जो निकल रहा है वो 50 हर्ट्ज है और यहाँ से निकल रहा है 50 हर्ट्ज है, दोनों का फ्रीक्वेंसी, ध्वनि का फ्रीक्वेंसी, और दोनों मिला, दोनों को बराबर है, तो जिस स्थान पर 50-50 मिलेगा उस स्थान पर ये तेज सुनाई देगा। अब मान लीजिए 50 है और इसका जो है 40 फ्रीक्वेंसी हो गया, इस ध्वनि का फ्रीक्वेंसी आवृत्ति 40 हो गया और इसका 50 है, तो कम हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, ये जिस स्थान पर ऐसा मिलेगा, ये ज़्यादा वाला कम वाला जिस स्थान पर मिलेगा, मान लीजिए यहाँ मिलता है, तो यहाँ जो ध्वनि हो कम सुनाई देगी। अगर 50-50 फ्रीक्वेंसी है दोनों को और यहाँ ये मिल रहा है, तो यहाँ सबसे तेज सुनाई देगी। इसी घटना को क्या कहते हैं हम, प्रकाश का व्यक्तिकरण इंटरफेरेंसी कहते हैं। तो देखिए, जब दोनों ध्वनि का आवृत्ति समान होगा, जब दोनों ध्वनि का आवृत्ति समान जिस स्थान पर होगा, जब दोनों ध्वनि का आवृत्ति समान जिस स्थान पर होगा उस स्थान पर ध्वनि आपको तेज सुनाई देगी। दूसरा रीजन है इसका, जब दोनों ध्वनि का आवृत्ति, देखिए यहाँ समान है, यहाँ पर असमान जिस स्थान पर होगी उस स्थान पर आपको
ध्वनि कम या धीमी सुनाई देगी। तो यही है व्यक्तिकरण। देखिए इसमें क्या होता है, कभी कभी आप देखते हैं, अगर आप मान लीजिए कि आपका घर पटना के आसपास है, बहुत पास में है, वहाँ पर रेडियो स्टेशन है, तो वहाँ कभी कभी आप रेडियो पटना चैनल को पकड़वाते हैं रेडियो में, तो क्या होता है, वो कभी कभी साफ सुनाई नहीं देता है। इसका रीज़न व्यक्तिकरण ही है। और दूर का दरभंगा का चैनल आप धराते हैं तो वो साफ सुनाई देता है, तो कहते हैं कि पास वाला नहीं सुनाई दे रहा है, दूर वाला। उसका रीज़न क्या है कि जो वहाँ से जो उस रेडियो स्टेशन से तो ध्वनि निकल रही है, एक ही स्रोत से जब दो ध्वनि निकल रही है उस रेडियो स्टेशन से, वो जिस स्थान पर है वो उस स्थान पर दोनों की फ्रीक्वेंसी में अंतर पाया, मैंने दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी से होकर मिल रही है, इसलिए वहाँ आपको स्पष्ट सुनाई नहीं देती है। और जिस स्थान पर, चाहे वो दूर का हो चाहे नज़दीक का हो, जिस स्थान पर वो जाकर आपस में समान फ्रीक्वेंसी से मिलेगी, यानी समान आवृत्ति से मिलेगी, उस स्थान पर आपको उस रेडियो स्टेशन से गाना जो वो स्पष्ट और सही सुनाई देगा। इसका इसमें देखिए आप बताते हैं, इसका कुछ उदाहरण बताते हैं। एक तो आपका रेडियो स्टेशन हो गया, इसका पहला उदाहरण एक लिख लीजिए। पास के रेडियो स्टेशन से ध्वनि का अस्पष्ट सुनाई देने का कारण ध्वनि का व्यक्तिकरण है। क्या है? ध्वनि का व्यक्तिकरण है। ये सबसे बेस्ट उदाहरण है, इससे आप समझ सकते हैं ध्वनि का व्यक्तिकरण के बारे में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला इसका एक गुण है अनुनाद, जिसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। ये क्या होता है, इसके बारे में आइए हम जानकारी लेते हैं। देखिए, जब किसी वस्तु का कंपन की आवृत्ति और ध्वनि के कंपन की आवृत्ति समान हो जाएगा, जब कभी भी किसी वस्तु के कंपन की आवृत्ति और ध्वनि के कंपन की आवृत्ति समान हो जाएगा, तो क्या होगा, ध्वनि की प्रबलता जो है वो बढ़ जाएगी। ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाएगी। उसी को हम क्या बोलते हैं, ध्वनि का अनुनाद बोलते हैं। जैसे जब किसी वस्तु के कंपन की आवृत्ति ध्वनि के कंपन की आवृत्ति के बराबर हो जाता है, तो ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाती है। इसी घटना को ध्वनि का अनुनाद यानी रिवर्बरेशन कहते हैं। देखिए क्या होता है इसमें,
प्रबलता या इसको आयाम कह सकते हैं आप, आयाम। देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि एक वस्तु है, ये क्या है, एक वस्तु है, और यहाँ एक ध्वनि यहाँ से निकल रही है। ये वस्तु है और यहाँ ये क्या है, एक ध्वनि के स्रोत है, यहाँ से ध्वनि निकल रही है। देखिए वस्तु के कंपन की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी और ध्वनि के कंपन की फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए कि ये 20 हर्ट्ज है इसका, ये जो वस्तु है ये 20 हर्ट्ज से कंपन कर रहा है, और ध्वनि एक है, ये ध्वनि ये 20 हर्ट्ज से भी निकल रही है। यानी कहने का मतलब कि इसका भी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज, इसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज। जब दोनों बराबर हो जाएंगे, जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, ध्वनि जो होती है, ध्वनि की आयाम आपको बताए थे, ये हो गया एक दोलन, यानी यहां से यहां तक एक दोलन को, यानी एक फ्रीक्वेंसी, एक आवृत्ति। एक सेकेंड में अगर एक दोलन पूरा करे तो एक आवृत्ति कहेंगे, एक सेकेंड में अगर 50 दोलन पूरा करे तो 50 आवृत्ति कहेंगे। तो देखिए ये जो होता है मध्य स्थिति से जो ये विस्थापन जो होता है, इसी को हम बोलते हैं क्या, आयाम बोलते हैं। तो ये आयाम बढ़ जाता है, ये जो है बढ़ जाता है। आयाम बढ़ेगा तो क्या होगा, जब ध्वनि का आयाम बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जो कोई वस्तु है, मान लीजिए पुल है, ये पुल है, और ये पुल जो है 20 हर्ट्ज से वाइब्रेट करता है, इसकी आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज है, और यहाँ से कोई ट्रेन गुजरती है, इस पुल के ऊपर से गुजरती है, और उस ट्रेन भी वाइब्रेट, उस ट्रेन से जो साउंड निकल रहा है वो भी 20 हर्ट्ज से वाइब्रेट कर रहा है। तो क्या होगा, ध्वनि का जो आयाम होगा वो बढ़ेगा, आयाम बढ़ेगा तो क्या होगा, ये पुल टूट सकता है। इसीलिए सैनिकों को, जब सैनिक पुल को पार करते हैं तो उनको कदम से कदम मिलाकर न चलने की सलाह दी जाती है। अगर कदम से कदम मिलाकर पुल पर चलेंगे तो क्या होगा, ध्वनि की प्रबलता और उस पुल के वस्तु की कंपन की प्रवृत्ति जो हो अगर समान हो जाएगी तो क्या होगा, ध्वनि की प्रबलता आयाम जो बढ़ेगा, ध्वनि का आयाम बढ़ेगा, आयाम बढ़ेगा तो क्या होगा, आयाम बढ़ेगा तो वो पुल टूट सकता है, गिर सकता है। इसीलिए सैनिकों को सलाह दी जाती है कि आप कभी भी पुल को पार कर रहे हैं तो कदम से कदम मिलाकर न चले। आइए देखते हैं अगला पॉइंट इसका। इसका उदाहरण लिख लेते हैं, अनुनाद का उदाहरण। पहला है कि सैनिकों को पुल पार करते समय कदम से कदम मिलाकर चलने की सलाह न दी जाती है। इसका रीजन क्या है, अनुनाद है। दूसरा रीजन है कि आप देखते हैं कि बड़े बड़े हॉल जो होते हैं उसमें ध्वनि टकरा कर वापस आती है, टकरा कर बहुत ध्वनि गूंजती है, वो भी इसी का रीजन है, अनुनाद के कारण। वहाँ प्रबलता ध्वनि के जो है आयाम बढ़ जाता है, जिसके कारण ध्वनि बार बार टकरा कर वो क्या होता है, वो वाइब्रेट चारों तरफ घूमती है ध्वनि, उसमें आयाम बढ़ जाता है, इसलिए ध्वनि बहुत तेज हॉल में सुनाई देती है। आप धीरे बोलिएगा लेकिन हॉल में वो तेज सुनाई देगी, उसका रीजन है कि ध्वनि की आयाम जो होता है वो बढ़ जाता है। बड़े हॉल में ध्वनि शोषक, जिसको थर्मोकोल बोलते हैं, दीवार बनाया जाता है। यही इसी की वजह से बनाया जाता है, अनुनाद की वजह से ही बड़े बड़े हॉल उसमें ध्वनि जो उसका दीवार होता है उसको ध्वनि शोषक या थर्मोकोल करके बनाया जाए, ताकि ध्वनि जो है उसके आयाम ना बढ़े और ज़्यादा वाइब्रेशन पैदा ना हो।
चलिए अब देखते हैं इसका अगला गुण, ध्वनि का परिवर्तन। परिवर्तन, ध्वनि का परिवर्तन क्या होता है इसके बारे में देखिए। क्या होता है, जब ध्वनि जाती है, ध्वनि जाकर किसी स्रोत से टकराकर पुनः वापस आ जाती है, तो उसे हम ध्वनि का परिवर्तन कहते हैं। ध्वनि का किसी वस्तु से टकराकर पुनः वापस आना ध्वनि का परिवर्तन कहलाता है। अब देखिए ध्वनि के परिवर्तन से क्या फायदा है, क्यों इसके बारे में हम पढ़ते हैं। चाहे आप पढ़ते हैं ध्वनि के परिवर्तन जो है, इससे बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे इससे आपको यंत्र बने हुए हैं। आप रडार का नाम सुने होंगे, रडार, सोनार, फायदोमीटर। देखिए इसमें क्या होता है, ये सब पनडुब्बियों का पता लगाते हैं इससे। किसे? सोनार से। रडार से क्या होता है, हवाई जहाज का पता लगाते हैं। और फायडोमीटर क्या होता है, समुद्र की गहराई नापते हैं। चलिए तीनों जो है, पूछेगा कि रडार किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ध्वनि के परिवर्तक सिद्धांत पर काम करता है। सोनार किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ध्वनि के परिवर्तक सिद्धांत पर काम करता है। और फायडोमीटर किस सिद्धांत पर करता है, तो ध्वनि के परिवर्तक सिद्धांत पर काम करता है। देखिए कैसे करता है। अब समुद्र के अंदर तो कोई जाकर पता नहीं करेगा कि समुद्र की गहराई कितनी है, तो क्या करता है, फायडोमीटर एक यंत्र है, उसमें क्या करते हैं, हम ध्वनि छोड़ते हैं। वो ध्वनि पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे, ध्वनि जाता है और जाके वो क्या होता है, वो टकराता है, समुद्र के जो तल है उसे टकराता है, टकरा कर पुनः आता है। उसको जाने में कितना समय लगता है, आने में कितना समय लगता है, उसको कैलकुलेट करके हम निकाल लेते हैं कि समुद्र की गहराई कितनी है। तो ये फायडोमीटर पूछेगा कि किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये करता है ध्वनि के परिवर्तक सिद्धांत पर काम करता है। सोनार किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ध्वनि के परिवर्तक सिद्धांत पर काम करता है। और रडार जो है ध्वनि के परिवर्तक सिद्धांत पर काम करता है। चलिए आगे आपको बताते हैं। और अब होता है ध्वनि का अपवर्तन। परिवर्तन के बारे में पढ़ लिया, अब ध्वनि का अपवर्तन क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए हवा है, ये हवा है, यहाँ से ध्वनि क्या होता है, एक तालाब है, एक तालाब है, तालाब में क्या है, यहाँ पानी भरा हुआ है, ये पूरे पानी है, ये तालाब में पानी है। अब क्या, हवा से यहाँ से ध्वनि यहाँ से निकली और ये तालाब में प्रवेश की, तो क्या होता है, ये मान ले सकता है, यहाँ से अगर ध्वनि निकलती है तो सीधा नहीं जाती है, ऐसा सीधा नहीं जाती है, वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। वो जो लंब है, लंब के तरफ यहाँ मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ जाती है। फिर अगर यहाँ से अगर कोई ध्वनि निकलती है, सपोर्ट दैट कि यहाँ से कोई ध्वनि निकलती है, तो एक सीधा नहीं जाती है, वो अपने लंब से हट जाती है, ऐसे चली जाती है। तो इसी घटना को हम ध्वनि का परिवर्तक कहते हैं। यानी ये हो गया आपका विरल माध्यम, हवा जो हो गया वो विरल माध्यम हो गया। और संघन माध्यम ये हो गया, संघन माध्यम पानी हो गया। यानी देखिए तो ये विरल माध्यम यानी हवा से जो ध्वनि पानी में प्रवेश करिए, तो देखिए ये अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसको सीधा इधर जाना चाहिए लेकिन वो इधर अपने लंब की तरफ ये मुड़ जाती है। फिर जब यहाँ से ध्वनि कोई निकल रही है पानी से हवा में, देखिए लंब से दूर होती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, ध्वनि का परिवर्तन कहते हैं। चलिए आगे और आपको बताते हैं। अब आप सुनते होंगे डॉपलर प्रभाव।
यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए डॉपलर प्रभाव क्या है, एकदम नॉर्मल है। देखिए ये मान लीजिए ये आप है, आप यहाँ पे खड़े हैं और आप यहाँ खड़े हैं और यहाँ पर क्या है, पटरी है, यहाँ से ट्रेन गुजर रही है, यहाँ से ट्रेन गुजर रही है। तो ये जितना आपके पास आएगी उतना ध्वनि आपको तेज सुनाई देगा, जैसे आपसे दूर जाएगी तो ध्वनि क्या होगा, धीमा सुनाई देता है। इसी घटना को हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। बस नॉर्मल है, इतना ही। मैक संख्या क्या होता है, मैक संख्या, देखिए जब हवाई जहाज ध्वनि के वेग से गमन करती है तो उसे मैक संख्या कहते हैं। देखिए मैक संख्या क्या है बताते हैं आपको। एक मैक संख्या बराबर होता है, मैक संख्या होता है, मैक संख्या होता है आपको 332 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि जो है वो भी हवा में क्या करती है, हवा में ध्वनि जो है 332 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 332 मीटर दूरी तय करती है। जब प्लेन एक सेकेंड में 332 मिनट दूरी यानी ध्वनि के बराबर वेग पर जब प्लेन उड़ने लगे तो कहा जाता है कि मैक संख्या पर प्लेन उड़ी है। देखिए मैक संख्या का सबसे, देखिए क्या होता है, हवाई जहाज में मीटर रहता है। जैसे आप देखते हैं बाइक में जैसे मीटर लगा होता है, वहाँ पर आपको किलोमीटर लिखा रहता है। और इसमें क्या, प्लेन में क्या रहता है, हवाई जहाज में क्या रहता है, आपको मैक संख्या लिखा रहता है। ऐसे काटा रहता है तो इसमें क्या है, यहाँ पर 1 लिखा रहता है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। इसका मतलब थोड़े हुआ कि 1 लिखा हुआ 1 किलोमीटर थोड़े हुआ, 2 लिखा है तो 2 किलोमीटर थोड़े हुआ, नहीं हुआ। यहाँ 1 का मतलब हुआ कि 332 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा, ये 332 मीटर पर सेकेंड यानी ध्वनि के वेग के बराबर जब प्लेन ध्वनि के वेग के बराबर जब गति यानी वो वेग पकड़ लेगी तो उसको कहा जाता है कि मैक संख्या। उसको क्या कहा जाता है, मैक संख्या। यानी मोटा मोटी जानिए कि एक मैक संख्या बराबर होता है 332 मीटर पर सेकेंड, इसी को कहा जाता है मैक संख्या। चलिए आगे और देखते हैं। पूछता है कि मैक संख्या का यूज कहाँ होता है, तो हवाई जहाज में इसका यूज होता है। आप एक और नाम सुने होंगे, श्रुति निर्भरता। ये क्या होता है, देखिए कोई आवाज आप सुनते हैं तो वो आपके दिमाग में जितना देर तक रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, श्रुति निर्भरता बोलते हैं। ध्वनि का मस्तिष्क में जितना समय तक रहता है, ध्वनि जो है मस्तिष्क में, ध्वनि मस्तिष्क में जितना समय तक रहता है उसे ही हम श्रुति निर्भरता कहते हैं। अब आपको पता है कि ध्वनि, एक बार जो ध्वनि हम लोग बोलते हैं वो हमारे माइंड में कितने देर तक रहता है, 1/, पिछले वीडियो में आपको बताए थे, आपको 1/10 सेकेंड तक रहता है। आप कोई वर्ड शब्द बोल रहे हैं, वो आप चाहे कोई अगला आदमी बोल रहा है, वो आपके माइंड जो है 1/10 सेकेंड तक ही रखता है, उसके बाद वो फिर खत्म हो जाता है आपके दिमाग से। यानी उसका असर जो है 1/10 सेकेंड तक रहता है।